ये आज का जो हमारा ये है पार्ट 4 है ना। ये पार्ट 4 है। हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क का प्रश्न पत्र, जो पेपर 8 जनवरी 2025 को हुआ था। हालांकि पेपर होने वाला था दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में नहीं हुआ, एक्सटेंड हो गई डेट और वो 8 जनवरी चली गई। 8 जनवरी यूजीसी नेट का पेपर हुआ और पेपर आए थे इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। मतलब सरल था कुछ क्वेश्चन, तो कुछ थोड़ा से टफ के रूप में भी थे, है ना। और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और आज का ये पहला क्वेश्चन है। और 8 जनवरी 2025 का जो पेपर हुआ सोशल वर्क यूजीसी नेट का, क्वेश्चन नंबर 133 है। ये सवाल है NASW, ये आपके सामने व्यावसायिक समाजकारी के संघ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। इसकी पीडीएफ यहाँ पर है। अभी हम लोग इसके जैसे ही क्वेश्चन पेपर समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग ये पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, यानी ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके संदर्भ में देखो कहा क्या गया कि कोड ऑफ एथिक का मतलब होता है आचार्य संहिता। क्या होता है? आचार्य संहिता। तो कहा कि NASW कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग, यानी अनुसार, कि समाज कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य सिद्धांतों का उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य सिद्धांतों का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या समुदायों को शक्ति संपन्न कराना या उसको बनाना, कष्ट में व्यक्तियों की सहायता करना और व्यक्तिगत और संस्थागत भेदभाव को समाप्त करना, या शिकायतों के निवारण हेतु संस्थागत तंत्र तैयार करना। क्या है ये NASW कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता, यानी आपके लिए सामान्य सिद्धांत, इसमें सबसे बेटर कौन सा है? प्लीज बोलिए, बताइए। श्रेया? यस सर, थर्ड ऑप्शन थर्ड? शायद। देख कर नहीं बताना है, अपने मन से विकल्प का चुनाव करना है। और सही अगर आपने जवाब दिया है यहां पर कि व्यक्तिगत और संस्थागत भेदभावों को समाप्त करना, सामाजिक समरसत्ता का अर्थ होता है ये समाज को एकजुट करना, पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना। ये नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क में कोड ऑफ एथिक्स में ये कहा गया कि यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको जब भी काम करना है, चाहे वो संस्था में काम करे, चाहे वो व्यक्ति के साथ काम करे, चाहे वो समुदाय के साथ काम करे, तो वो भेदभाव रहित होकर काम करना होगा आपको। ये पॉजिटिव शब्द है। देखो ये बात सत्य थी कि कष्टों में व्यक्तियों की सहायता करना ठीक है, ये पॉइंट सही है। समुदाय में शक्ति संपन्न बनाना, समुदाय को पावर बना देना, मतलब समुदाय जो है पावर में रहे, ये भी बात सत्य है। और शिकायतों का निवारण हेतु संस्थागत तंत्र तैयार करना, ये भी बात सत्य है। तो ये सभी क्रियाएं सत्य होती हैं, यहां पे सभी विकल्प सही है। लेकिन अगर सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अगर मैं बात करूं, तो उस दृष्टिकोण में केवल विकल्प तीसरा सही जाएगा। व्यक्तिगत तरीके से भी आप संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने पर आपका एक अहम रोल रहेगा, और यही विकल्प आपका सही है, तीसरा वाला। यहां आपके सामने एक सवाल आ रहा है, एजेंसी। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, तो इसके संदर्भ में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, या उसके बारे में आपसे डेवलप के बारे में दर्शाई गई है, चिंताओं के बारे में दर्शाया गया है। कॉन्सर्न का मतलब होता है एक प्रकार का चिंता और अभिकरण। तो कौन कौन सी क्रियाएं रही हैं जो अहम रोल अदा करती हैं? जैसे यहां पर एक शब्द दिख रहे हैं, UNHCR। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इसका मतलब है, मैं आपको बता दूं, ये शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है।
और मानवाधिकार महासभा के तत्वाधीन में 3 दिसंबर 1949 को यह स्थापित हुआ था। अब आपको याद होना चाहिए यहाँ पर ये बात। उद्देश्य ये था शरणार्थियों की समस्या के प्रति आपात राहत देना, पुनर्वास की सहायता करना, सुरक्षा करना और उनका उपचार करना, ये चीज़ें इसमें रखा गया। तो इस पॉइंट में शब्द आप देख रहे हैं एक यहाँ पर रिफ्यूजी शब्द, क्योंकि मैंने फुल फॉर्म में भी रिफ्यूजी बोल दिया था, है ना। तो उस क्रिया में इस विकल्प को ये रिलेट कराएगा। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ये चीज़ भी इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा एक नया शब्द आपके लिए लग रहा है कि ये UNOPS क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस है। ये प्रोजेक्ट सर्विस है। ये अगर मैं आपसे बात करता हूं ना तो ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवाओं के लिए कार्यालय है ये, यानी डिपार्टमेंट है ये, और ये एक स्व-वित्तीय पोषित एजेंसी है, स्व-वित्तीय पोषित एजेंसी है, और मानवीय परियोजनाओं के लिए ये क्रियान्वयन है या उसके लिए समर्थन करता है या एक प्रकार का रोल देता है। देश को 2030 एजेंडा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने में मदद भी करता है। ये एक प्रकार का इस क्रियाओं के बारे में, इस परियोजना के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो, है ना। अच्छा, इस योजना की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1973 में, 1973 में द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द प्रोजेक्ट सर्विस की स्थापना 1973 में। इट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ UN डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNDP का, है ना, एक प्रकार से UNDP का। अब मैं बता दूं आपको कि ये डिवाइड हो गया सन 1973 में UNDP से, ये UNDP से अलग हो गया, अलग अपनी संस्था बना ली, और यहाँ ये कार्य करता था शांति और सतत विकास का काम। आप कह सकते हैं इस प्रक्रिया में कि UNDP का पार्ट था, तो आपके लिए ये पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल बना देगा। उसके बाद एक शब्द हमारे सामने आता है UNIDR, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर अगर हम बात करते हैं डिसआर्ममेंट रिसर्च, मतलब संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान है ये। मतलब शस्त्र नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर अनुसंधान, सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने पर विचार करना, साइबर सुरक्षा, संघर्ष की रोकथाम, शांति की स्थापना, लिंग और वैश्विक सुरक्षा पर कार्य करना एक अहम रोल है इसका। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। वर्तमान में इसके कोई निदेशक है तो उनका नाम है निदेशक का रॉबिन गीस का, ठीक है ये। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1980 में, 1980 में। ये रिलेट कराता है, अगर हम बात करते हैं तो निरस्त्रीकरण, डिजाइन या शोध या रिसर्च, ये पार्ट इसको रिलेट कराएगा, है ना। इस संदर्भ में ये नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, और मैं आप सबसे कहूंगा कि ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार को कम करना, सीमित रखना, खत्म करना। आमतौर पर किसी देश का अगर जो सैन्य है, जो खास तरह के हथियारों को लेकर किया जाता है क्रियाएं, उस पर एक औपचारिक समझौते की बात की गई है इस पर, इस शब्द के बारे में, है ना। तो मैं चाहूंगा कि इस शब्द को जरूर ध्यान रखिए। ये पॉइंट रिलेट कराएगा दूसरे से, ये पॉइंट रिलेट कराता है दूसरे से। इतनी बात क्लियर है? बताइए एक बार। डिसआर्मेंट के नाम से जाना जाता है इसको, डिसआर्मेंट रिसर्च के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक शब्द हमारे सामने आता है UNRWA। निकट रूप से शरणार्थी के संदर्भ में भी ये शब्द हमें देखने को मिलता है, और
इसका अगर आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या है, तो द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है ये, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के रूप में ये जानी जाती है। 8 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, 1949 को, 1949 को बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। ये फिलिस्तीन शरणार्थियों के बारे में जिक्र करता है, ये एजेंसी फिलिस्तीन शरणार्थियों के बारे में जिक्र करता है, या फिलिस्तीन रिफ्यूजी जो हैं उनके बारे में ये बताने का प्रयास करता है। और इस पॉइंट को रिलेट करा देगा आपका थर्ड वाला। तो जिस विकल्प में आप लोगों को 4, 1, 2, 3 मिलेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 दूसरा विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, देश के जीवन को या जीवन का, ये दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने वृद्धावस्था के संदर्भ में। देर के जीवन का वृद्धाकाल के संचयन को सृजित होता है या सृजित करता है। लेट लाइफ इज क्रिएट बाय द अक्यूमेशन ऑफ ओल्ड एज, संचयन का बोला जाता है, अक्यूमेशन कहा जाता है इसको। तो लाइफ इवेंट बनेगा, कमतर जीवन स्तर यानी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपक्रिया यानी रिएक्टिंग या रिएक्शन, मृत्यु से नजदीक यानी प्रॉक्सिमिटी टू डेथ, और अभिवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट शब्द दर्शाता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके दृष्टिकोण से सही माने जाएंगे इस प्रश्न के आधार पर? तो देखो, देर से जीवन का जो वृद्धा काल है या वृद्धापकाल के रूप में जाना गया, उसके संचयन में जो सृजित क्रियाएं दर्शाई गई हैं वो जीवन घटनाओं को दर्शाई गई हैं, वो मृत्यु के नजदीक के पार्ट को दर्शाई गई है इसमें, है ना। तो इस प्रश्न में सिंपल शब्द दर्शाने का प्रयास किया गया है, और पार्ट के दृष्टिकोण से जो पहला विकल्प यहाँ पे बन रहा है, पहला जो पॉइंट बन रहा है जीवन घटना, वो आपके लिए सही होगा। वे प्रमुख घटनाएं और बदलाव होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं, उनके बारे में दर्शाया गया है। सामाजिक अनुभव और परिवर्तन को दर्शाने का प्रयास किया गया है इसके संदर्भ में। और मृत्यु से नज़दीक के दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसके शरीर में कई तरीके के बदलाव देखते हैं, हम लोग परिवर्तन देखते हैं, है कि नहीं। मरीज के चेहरे पर जो है चित्तियाँ पड़ जाती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, गले के स्राव आने की वजह से सांस लेते समय आवाज़ें बेसिकली रुक रुक के आना, है ना। मरीज की मुद्रा बदल जाती है, मरीज की नींद बढ़ जाती है, मरीज की बातचीत कम होती है, मरीज को अपने आसपास सायों का एहसास होता है, मरीज के अपने पूर्वज और मृत लोगों को दिखाता है एक प्रकार के। इस तरह की क्रियाएं, आँख, जीभ, कान, नाक, पत्थर जैसी महसूस क्रियाएं होने लगती है। मरीज को पानी, तेल, घी, आईने जैसी अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है, उस क्रिया में उसको कुछ भी फील नहीं होता है जब मृत्यु के नज़दीक होता है। तो देर के जीवन का वृद्धापन या उसके काल को संचयन में जो सृजित किया गया, वो पॉइंट में केवल ए और आपका डी विकल्प बनेगा, और यही दोनों विकल्प आपके केवल सही होंगे बस। तो उस दृष्टिकोण में अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये पूछा गया कि मानवाधिकार की विश्वव्यापी ये घोषणा 1948 यानी 10 दिसंबर वाली बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि उसके अंगीकृत किए जाते समय निम्न देशों में से किसने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था? किसने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था? देखो, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं में 10 दिसंबर 1948 को जब इसको अपनाया गया था, तो लगभग उसमें 48 देशों की घोषणा की गई थी मतदान देश के लिए परिप्रेक्ष्य में, है ना। 48
परंतु यहाँ आप सबके लिए अगर मैं बात करता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ रही हैं जो बेसिकली इन कंट्रीज़ में उसको मतदान देने के लिए उसके प्रक्रिया में बात नहीं की गई थी, है ना, उसके दृष्टिकोण में बात नहीं की गई थी। बता सकते हैं वो कौन कौन से देश हैं? क्या आपको मालूम है? एक तो आपके लिए बन जाएगा यूएसएसआर, अभी बता रहा हूँ। एक बन जाएगा यूक्रेनी, एक बन जाएगा यूक्रेनी हो गया, यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक हो जाएगा यूगोस्लाविया, एक बन जाएगा पोलैंड, एक बन जाएगा सऊदी अरब, एक बन जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये ऐसी कंट्रीज रही हैं, इन देशों ने घोषणा के खिलाफ मतदान नहीं किया था और ना ही उन्होंने परहेज किया था इस दृष्टिकोण में, है ना। और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आप लोगों के लिए, यूनाइटेड स्टेट स्टील कोइस्टिक के नाम से जाना जाता है, कोइसिस के नाम से, इसको यूएसएसआर के नाम से बोला गया है, ठीक है। ये एक प्रकार की कंट्री है ना, सेंट्रल यूरोप की यूएसएस, ठीक है। तो ये भी आपका शामिल नहीं था, यूक्रेनी भी शामिल नहीं था, और यूगोस्लाविया भी शामिल नहीं था, पोलैंड भी शामिल नहीं था, सऊदी अरब भी शामिल नहीं था, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल नहीं था। यानी ऑप्शन में जो जाएगा इस प्रश्न में वो विकल्प डी ऑप्शन करेक्ट होगा इस प्रश्न के आधार पे। इस प्रश्न के आधार पे आपका जो विकल्प जाएगा, अगर आप लोगों ने दक्षिण अफ्रीका लगाया है तो फिर सही है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा अगर आप लोगों ने साउथ अफ्रीका लगाया है तो। और इसमें 30 घोषणाओं के बारे में बताया गया, यानी 30 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे भी इसी में। 30 आर्टिकल, 30 अनुच्छेद आप इसे कह सकते हैं, 30 अनुच्छेद भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। तो आसान सवाल था, फिलहाल इस सवाल का विकल्प बनेगा 4। अगला सवाल देखिए, यह किसका तर्क है कि समाज अलग अलग हितों वाले कई अलग अलग समूह से बने होते हैं? मतलब किसका तर्क है, समाज जो है अलग अलग हितों वाले कई अलग अलग समूहों से बने होते हैं, और ये समूह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि शक्ति और अधिकार के माध्यम से अक्सर संघर्षमय होते हैं। ये पॉइंट किस विद्वान के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है? तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? राउफ डॉरेनडॉर्फ। क्या बनना चाहिए इस प्रश्न का विकल्प? राउफ डॉरेनडॉर्फ का नाम आप सभी के लिए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यदि आपने राउफ डॉरेनडॉर्फ का नाम लगाया है, सामाजिक संस्था से ये सवाल बनाया गया था और उसी की ये परिभाषा पूछे गया है कि अलग अलग समूह बने होते हैं और वे समूह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि शक्ति और अधिकार के माध्यम से अक्सर वो संघर्षमय बन जाता है। तो संघर्षमय बनने की प्रक्रिया में आप राउफ डॉरेनडॉर्फ का नाम लगा सकते थे। अब संघर्ष में कार्ल मार्क्स तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए आप हटा दिए। लेविस कोजर है नहीं ऑप्शन में, तो आप लोग हटा सकते थे क्योंकि संघर्ष लिखा हुआ था। ये ट्रिक है एक प्रकार का, संघर्ष में कार्ल मार्क्स हो गया, लेविस कोजर हो गया, राउफ डॉरेनडॉर्फ हो गया, ठीक है। एंड दुर्खिम का भी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एक मेलिनोवस्की का नाम भी देखने को मिल सकता था यहाँ पे। ऐसे नाम जब नहीं है तो केवल नाम बचता है एक ही, राउफ डॉरेनडॉर्फ, यही लगाना चाहिए था आप लोगों को, है ना। चलिए ये सवाल देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है ये, और संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किस विद्वान ने दिया है? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, सीबीटी जो थ्योरी है, ये थ्योरी एरॉन टी बेक के द्वारा दी गई है।
मनोचिकित्सा है जो लोगों को नकारात्मक विचार के पैटर्न और व्यवहार को पहचानता और उसको बदलने में मदद करता है। सीबीटी है कि नहीं? सीबीटी आमने सामने भी हो सकता है, सीबीटी ऑनलाइन से भी इसकी सीबीटी की जा सकती है, ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है सीबीटी को, है ना। अब यही सीबीटी थ्योरी कौन से ईयर में डेवलप की गई, ये वर्ष अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1960 का वर्ष यहाँ पर लिख सकते हैं आप। 1960 के दौरान में ये दर्शाया गया एरोन टी बेक के द्वारा। कॉग्निटिव थेरेपी के नाम से इसका ओरिजिनल नाम है, कॉग्निटिव थेरेपी। 1960 में आया था ये थ्योरी। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ समस्या समाधान का मॉडल, एच पल्लमैन का नाम आता है। सन 1957 में ये आया था और पल्लमैन का नाम सीधा सीधा मैच हो जाता है इसमें। टास्क सेंट्रल्ड एक अप्रोच है, नाम भली भांति तरीके से जानते हैं। लॉरा एपिस्टीन का नाम ऑप्शन में है लॉरा एपिस्टीन का नाम है। एंड विलियम जेम्स रीड का नाम, यहाँ पे रीड होना चाहिए था, रीड, विलियम जेम्स रीड, ये वाइफ हस्बैंड है दोनों, है ना। शिकागो विश्वविद्यालय में आयोजित कार्य उपचार के अनुप्रयोग के माध्यम से इस थ्योरी को 1975 में दिया गया था और एक किताब आई, और वो किताब आई थी 1977 में, बुक आई 1977 में। और नाम लगा सकते हैं आप, इस पॉइंट को सही कर सकते हैं। नरेटिव एक थेरेपी है। अब नरेटिव थेरेपी मनोचिकित्सा का ही रूप है, रोगियों को उसके मूल्यों और उससे जुड़े कौशलों को पहचानने में मदद करता है। वैल्यूज़, और उसके वैल्यूज़ का मतलब मूल्य होता है ना, और कौशल मतलब दक्षता, स्किल का मतलब एक प्रकार से कौशल का पार्ट बनता है, तो उसको पहचानने में ये बड़ा मदद करता है। तो जो नैरेटिव थेरेपी है, ये थेरेपी को डेवलप किया गया था 1980 में। 1980 में किसने दिया था? तो माइकल वाइट एंड डेविड एप्स्टन महोदय ने दिया था 1980 में। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने ईयर लिखा है, ये ईयर जरूर आप लोग मेंशन करेंगे। मैं ऐसे ही पीडीएफ सेव करूँगा, आज समाप्त हो जाएगा आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप पर मैं आप लोगों को ये पीडीएफ आज डाल दूंगा, ठीक है। तो वर्ष का भी नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत मदद करेगा आपके आगामी परीक्षाओं में। प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं माइकल वाइट, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। डेविड एप्स्टन महोदय की बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस कथनात्मक चिकित्सा में या नरेटिव थेरेपी को लेकर कौन कौन इस पे अहम रोल किया, बाद में कार्य किया है। मिशेल्स फूको का नाम भी आता है इसमें, जेरोम ब्रूनर का नाम भी आता है, लेव वाइगोत्स्की का भी नाम देखने को मिलता है इसमें, लेव वाइगोत्स्की का भी नाम देखने को मिलता है इसमें। 1980 की दशक में ये थ्योरी माइकल वाइट और डेविड एप्स्टन के द्वारा विकसित किया गया कथनात्मक चिकित्सा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले का जो विकल्प गया है वो 3 गया है, दूसरे का 4 गया है, तीसरे का आपका 1 गया है, चौथे का 2 गया है। तो जहाँ पे 3, 4, 1, 2 विकल्प मिलेगा वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन नंबर पहले को मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये सवाल गलत नहीं है, सही है। यहाँ देखिए एक और सवाल, NASW की दूसरा सवाल ये आपका आ गया, है ना, नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्कर्स कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता में इंक्लूड किया गया है वैल्यू। तो वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, वैल्यूज़ वो कौन कौन सी दर्शाई गई हैं। तो देखो, एक तो सेवा है, सर्विसेज है, दूसरा सोशल जस्टिस है, यानी ये भी पार्ट है। एकजुटता नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। व्यक्ति की गरिमा और योग्यता भी है, और एकीकरण मतलब लोगों की सहभागिता पर बल देता है ना। तो इसके अंतर्गत जो वैल्यूज़ आते हैं, हमसे परीक्षा में सवाल बनाया भी जाता है, भाई पूछा जाता है कि भाई बताइए वैल्यूज़ कौन कौन से हैं। तो नोट कर लीजिए, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा आप लोगों को। सेवा पहले नंबर पर, दूसरा सामाजिक सेवा, तीसरा व्यक्ति की गरिमा, चौथा आप एकीकरण या मानवीय संबंधों का महत्व, मानवीय संबंधों का महत्व, अखंडता, अखंडता
अखंडता, ठीक है, 4 हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, 7वां क्षमता, ठीक है। ये 7 तरीके की हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ढूंढना है आपको, सी को हटा दीजिएगा, बाकी ये रख लीजिएगा, सी को हटा दीजिए, जिसमें सी आए इसको काट दो, ये सही हो गया, ये आपका 4th वाला पॉइंट सही हो गया। ये सवाल देखिए, पंचवर्षीय योजना का दूसरा सवाल, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में दूसरा सवाल है, क्योंकि एक अभी आपने देखे ऊपर मॉडल था, यहाँ पर ये था। अब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये रिप्रेजेंट करती है खाद्य और आत्मनिर्भरता पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये रिलेट कराती है आपकी ढांचागत समायोजन कार्यक्रम को। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये रिलेट कराती है आधारभूत न्यूनतम सेवाओं को। 12वीं पंचवर्षीय योजना 9% संकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य को। ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है ना, ये योजनाएं हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो टारगेट है वो कब आया है, 3rd 5 ईयर प्लान कब बेसिकली मेंशन किया गया है, इस तरीके की चीज़ों को रखा गया है ना। तो 1961 से लेकर 1966 के बीच में ये चलाया गया था, है कि नहीं। और उस दौरान में जो रखा गया मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं में सुधार लाना, आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था पर बात करना, गाडगिल योजना पर ये आधारित रही थी, गाडगिल योजनाओं पर। तो यहाँ पे खाद्य वगैरह को आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि कृषि उत्पादन पर ये बल देता है, इसलिए 18 ईयर ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। 8वीं योजनाओं के बारे में बात अगर हम करते हैं, 5 ईयर प्लानिंग, तो उस दृष्टिकोण में आप ढांचागत समायोजन क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं, यानी कार्यक्रमों वगैरह के बारे में डेवलप करना या उसके बारे में विकास करना, उस पर ये काफ़ी अहम रोल अदा करता है। सन 1992 से लेकर 1967 तक, यानी 1992 से लेकर 1997 के बीच में ये योजना चलाई गई थी, और ये आर्थिक नियोजन की अवधि थी, आर्थिक पता। तो इसलिए ये उदारीकरण, जैसे LGBT के बारे में, आप LGP के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में ये बात करती है। ये 3 चीज़ें थी इसके अंतर्गत, है ना। तो ये मुख्य लक्ष्य था, एक प्रकार से बुनियादी ढांचों का विकास करना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, इसका मतलब यही था, मानव विकास का रोल अदा करता है इसके अंतर्गत। तो ये पार्ट इसके अंतर्गत शामिल किया गया। 19 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, 9वें नंबर की, तो ये 1997 से लेकर 5 साल इसमें ऐड करोगे तो 2002 हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। इस योजना में 1996 में संयुक्त राष्ट्र मोर्चा सरकार के द्वारा की गई थी, सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर बल कर देती थी ये। तो जैसे गरीबी समाप्त करना, रोजगार को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता इत्यादि चीज़ों पर बात की गई, इसलिए कहा गया। और आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के बारे में चर्चा की, मतलब जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हो गया, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हो गया, आश्रय हो गया, कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए इसको आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में जाना गया, ये पार्ट इसके अंतर्गत शामिल हो गया। बेहतर स्वास्थ्य वगैरह के बारे में भी चर्चा किया गया इसमें। 12th 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना रही है, ये आर्थिक योजना रही है, राष्ट्रीय आर्थिक योजना। योजना का नारा था तेज, अधिक टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, ये था उसका प्लान। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9% वार्षिक वृद्धि, कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि। देखो, सकल घरेलू उत्पाद में 9% और कृषि में 4%, बात कर रहा हूं मैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, और विनिर्माण में वृद्धि और विनिर्माण में 10%, ये बात कही गई थी इस क्रिया में, ठीक है। और सामाजिक समावेशन में 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं को पहुंच को लेकर दर्शाने का प्रयास किया गया था इस योजना में, है ना। और ये योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी ये योजना, ठीक है। तो ये पार्ट भी ध्यान रखिएगा, आप देखिए इसमें मिलान करना है आपको। पहले का 3 है, पहले का 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद पहले का 1 गया है ना,
सॉरी, पहले 3 है, दूसरा के तीसरे का 4, फिर उसके बाद 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, चौथा विकल्प सही होगा। अब इस सवाल में देखिएगा, ये आपके आगे गद्यांश, ये आपके गद्यांश है। अब गद्यांश में मैंने आपसे कहा भी था पहले भी और आज भी कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, आपको प्रश्न पढ़ने हैं। किस मामले में प्रमाण को पुनर्मूल्यांकन स्वीकार किया जाता है, ये प्रश्न आपको पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण, एकत्रित एवं प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बात किसमें कही जा रही है, किसी मामले में प्रमाण को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कर, इसको स्वीकार करने के संदर्भ में। प्रमाण को छुपाने या नष्ट करने की बात सामने आती है, इसका मतलब ये होगा स्वीकार करने का। कोई संभावित अवैधता पाई जा गई है, अवैधता पाई गई है, तो इस वजह से प्रमाण का पूर्वानुमूल्यांकन स्वीकार किया जा रहा है कि दोबारा से मूल्यांकन करिए। देखिए यही बात तो मुझे सही लग रही है एक ट्रिक के हिसाब से। फिलहाल अभी हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। चौथा कहता है अन्वेषण जांच एजेंसियां या अहम मजबूत प्रस्तुत नहीं कर पाती है। तो प्रमाण का पुनर्मूल्यांकन, ये पढ़ने के बाद आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। अब इन्हीं ऑप्शनों को आपको ढूंढना है, किसमें, गद्यांश में। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब ट्रिक देखो लगाना है अगर आपको, तो सवाल आपको पहले समझना है कि कोई मैटर होगा, कोई घटना होगी, उस घटना में प्रमाण का मतलब साक्ष्य बोला जा रहा है। आप सबको मालूम है प्रमाण। पुनर्मूल्यांकन का मतलब हो रहा है कि भाई दोबारा से इवेल्युएट करने के लिए स्वीकारा जा रहा है। अब दोबारा तभी स्वीकारा कोई चीज जा सकती है जो चीजें बेसिकली गलत हो। तो पहले वाले ऑप्शन में कहा कि जो प्रमाण है वो एकत्रित विस्तृत नहीं है, इसलिए हम दोबारा कहेंगे। भैया हम कहते हैं क्या जरूरी है प्रमाण खूब ज्यादा ढेर सारा हो तभी जाकर वो चीजें साक्ष्य साबित हो, इसलिए गलत हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कहता है कि महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हो एकत्रित हो और प्रस्तुत नहीं किए गए हो। अगर कोई प्रमाण है महत्वपूर्ण है और वो बेसिकली क्या है, एकत्रित और प्रस्तुत ना हो, तो आप मूल्यांकन करो। ऐसा कोई कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अगर मान लो आपके पास कोई प्रमाण है तो जाहिर सी बात है उस प्रमाण के संदर्भ में, उस साक्ष्य के संदर्भ में एकत्रित तो जरूर होगा, प्रस्तुत तो जरूर होगा। और ना कर देने के परिप्रेक्ष्य में तो ये ऑप्शन नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में है ही है। प्रमाण को छुपाने या नष्ट करने की बात सामने आती है तब हम कहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन कर लो। अब मैंने आपसे कोई डेटा मांगा, आप नहीं दोगे तो मैं खुद ही कर लूंगा। मतलब छुपाने या नष्ट करने की बात जब सामने आई तब कह दो पुनर्मूल्यांकन, तो ये निगेटिव पार्ट है, ये टोटली बेसिकली गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कोई संभावित अवैधता पाई गई है, मतलब कोई चीज है आपको मिल गया कि वैलिड नहीं है, अवैलिड है, तो लाओ दोबारा मूल्यांकन करते, हो सकता है चीजें बन जाए, मूल्य जो है वैलिड मिल जाए, तो हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। ये ट्रिक के तरीका है और इस तरीके से आप इसको चुनाव कर सकते थे। चौथा कहता है कि जांच और एजेंसियां अहम सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई हैं। अब ये तो जांच और एजेंसियां गलतियां हैं ना भाई, कि क्यों नहीं कर पाई, तो दोबारा कर लेना चाहिए, वो पुनर्मूल्यांकन का स्वीकार करना। यहां केवल परिभाषा समझो पूछा गया था। अब ये जैसे ही आप पढ़ लेते हैं तो आप यहां पर अगर आप आएंगे तो तरीके के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वहां पर वो चीजें सही होंगी। अब आपको ढूंढना है इस प्रश्न में, ठीक है, कि वो चीजें कौन कौन सी बन सकती हैं, है ना। जरा एक बार आप लोग यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इस बात का ये पता लगाने के लिए प्रमाण का पुनः मूल्यांकन करेगा कि क्या कोई अवैधता, उल्लेखनीय, अनियमित और न्याय की हानि हुई है। क्या आप इस प्रश्न का तीसरा विकल्प लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बताइए। होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट आपके ऐसे ही हुबहू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है, यही गद्यांश होता है ना। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर दोबारा हम लोग जो है इस पर फिर बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आगे हम और भी जितने भी प्रैक्टिस होंगे। अब देखिए, अब फिर गद्यांश दूसरा सवाल। अब आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। पहले आपको ट्रिक लगाना है अपने तरीके से, लॉजिकल या उसके माध्यम से ट्रिक लगाना है, फिर उसके बाद आप लोगों को उस पर विचार विमर्श की पार्ट को शामिल करना है। देखिए सवाल क्या कहता है
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 136 के तहत अपवादित परिस्थितियां नहीं है। अनुच्छेद 136 के तहत, अब देखो भारतीय संविधान 1950 की अगर बात करते हैं 1936 की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित अगर है या किसी विधि द्वारा या उसे अधीन गठित किया गया है, तो वह बात न्यायालय या अधिकरण के द्वारा पारित किया जाएगा या उसकी किसी निर्णय अवधारणा पर आदेश को बेसिकली लागू नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकर के द्वारा पारित किया जा सकता है दिए गए किसी भी फैसले या डिक्री या सजा या आदेश के खिलाफ। ये चीज़ें बेसिकली वहाँ प्रकट होती है जहाँ हम आर्टिकल 136 देखते हैं, है ना, उस दृष्टिकोण में। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं और ऑप्शन। दोष मुक्ति का आदेश तर्क विरुद्ध प्रतीत होता है या न्याय की हानि या जब निचली अदालत द्वारा नियमित अपील पर सुनवाई नहीं की जाती है तब 136 होती है। देखो बात तो यहाँ पे ये भी सही है। तो 136 के तहत अपवादित परिस्थितियां नहीं है, एकदम स्पष्ट क्लियर कर रहा है, अपवादित परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो वो निचली अदालत और नियमित अपील की सुनवाई नहीं की जाती, तो उस परिस्थिति में अपवादित पार्ट नहीं बनता। ये 136 का पार्ट है। ये आपके पास आपके जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, जीके के अनुसार, ये आपकी जानकारी के अनुसार है कि आपके पास दिमाग में अगर है तो इस तरीके से ट्रिक से सही कर सकते हो, वरना गद्यांश में आपको मिलेगा ये पार्ट, ठीक है। फिर कहता है इसी सवाल का चौथा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है 136 में। प्राकृतिक उल्लंघन 136 में नहीं होता, न्याय की हानि भी नहीं और दोष मुक्ति की आदेश और तर्कित भी नहीं होता है। अब आपने ये प्रश्न पढ़ लिया, ये गद्यांश पढ़ लिया, है ना। अब यही चीजें आप लोगों को इसमें ढूंढना है। अब आप सबको पता है कि जब उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी विवेकाधीन आधारित का प्रयोग करता है तो ऐसा इसलिए करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय की हानि ना होने पाए, न्याय की हानि ना होने पाए, है ना, न्याय की हानि ना हो पाए। अब देखो न्याय की हानि लिखा हो, विकल्प बी में क्या लिखा हुआ है, न्याय की हानि लिखा हुआ है, न्याय की हानि। यहां कह रहा है न्याय की हानि ना हो पाए। आगे फिर देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय या न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कहा गया कि ऐसी दोष मुक्ति को मंजूरी कर सकता है। कहाँ? जहां कोई यदि उच्च न्यायालय द्वारा दोषामुक्त करने का कार्य मिथ्या का अर्थ लगाया जाता है तो इसे तर्क के विरुद्ध पाया जाए तो न्यायालय संविधान के आर्टिकल 136 के तहत ऐसे दोषी मुक्त को मंजूरी कर सकता है। मतलब जब निचली अदालत के द्वारा कोई चीज अदालत में चल रही है, अदालत द्वारा नियमित अपील पर सुनवाई नहीं की जाती है, तो उस प्रक्रिया में हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल 36 के तहत, है ना, अपवादित परिस्थितियां नहीं बताती है, वो नहीं बनाती है और आपकी बातें वहां पर क्लेम को ले लिया जाएगा और आपकी बातों को सुना जाएगा। अब भाई जो जेल की अदालत, जैसे मान लीजिए जेल कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है, आपने सुना होगा। कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है, आपका हाई कोर्ट आ जाता है ना, हाई कोर्ट आ गया डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप तो आप हाई कोर्ट आ गए। अब हाई कोर्ट ने आपकी बात को रद्द कर दिया तो आप कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यही बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब निचली अदालत द्वारा नियमित अपील पर सुनवाई नहीं की जाती है तो उस परिस्थिति में 136 बेसिकली अपवादित परिस्थिति को नहीं बताती, वो सीधा सीधा अपनी आपकी बातों को रखेगा और आप वहां पे सुन सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो ऑप्शन थर्ड जा रहा था, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, तीसरा वाला, है ना। तो गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा पढ़ोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपको। फिर उसके बाद केवल प्रश्न पढ़ के ऑप्शन पढ़ो, फिर आप ऑप्शन के आधार पर जाओ उस क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल रहा आपके सामने, 1 मिनट, सवाल आ गया सर। रिकॉर्डिंग डाल देना, तबीयत खराब है। हाँ हाँ सर, रिकॉर्डिंग क्लास है सर, रिकॉर्डिंग क्लास है, डाल देंगे ग्रुप में। अब देखिए एक सवाल ये, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 136, अभी आपने पढ़े, डैश को किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने की शक्ति प्रदान करता। भाई ये तो बड़ा आसान सवाल है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
उच्चतम न्यायालय, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं। देखो, उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत साफ शब्दों में लिखा है, और इस प्रश्न का विकल्प ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, दैट मीन सही। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को भी आप पढ़ के सीधा सीधा कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर गद्यांश। विशेष अनुमति के द्वारा की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है। विशेष अनुमति के द्वारा की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है, क्योंकि आपको दर्शाना इसमें क्या रीजन रहा है भाई, क्योंकि नहीं होता है कि उच्चतम न्यायालय भिन्न मत देता है, इसलिए कहता है कि नियमित अपील नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि अपील एक विशेष विशेष पीठ है, मतलब बेंच द्वारा स्वीकार की जाती है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के आदेश से अशांत है, न्याय की अनियमितता पाई गई है। देखो, विशेष अनुमति के द्वारा की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है, क्योंकि न्याय की अनियमितता पाई गई है। जब अनियमितता पाई जाती है तो नियमित अपील नहीं होती है, नियमित अपील नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल किस तरीके से है, जरा हम देखते हैं प्रश्न में। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन पता होना चाहिए, इन 4 ऑप्शनों को ध्यान में रखना है। एक तो उच्चतम न्यायालय भिन्न, दूसरा बेंच पीठ है, फिर न्यायालय है, फिर उसके बाद न्याय की अनियमितता पाई गई है। ये 4 चीजें ध्यान रखनी। अब फिर हमें आना है गद्यांश में, यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं ढूंढने का प्रयास करना है कि किस तरीके से न्याय की अनियमितता पाई गई है। ठीक है, किसकी? न्याय की अनियमितता। अब हमने यहां तक पढ़ा था ही, न्याय की अनियमितता। ठीक है, न्याय की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, अनुमति के लिए अपील में नियमित नहीं अपील है। ठीक है, देखो यहां से देखना, विशेष अनुमति के माध्यम से की गई अपील, सवाल में था यही कि विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है, क्योंकि यहां पर देखिए कि विशेष अनुमति के माध्यम से की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है, क्योंकि यहां पर आपके सामने साफ शब्दों में कि फिर आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि केवल इसलिए कि विचारण मतलब ट्रायल के दौरान उद्भूत किए गए प्रमाण के संबंध में भिन्न मत संभव है, भिन्न मत केवल, और ये निचली अदालतों के मत के अस्त्र वस्त्र कर दिया जाता है या उसको नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इस बात का पता लगाने के लिए प्रमाण का पुनः मूल्यांकन कर सकती है या वैधता के रूप में उल्लेखनीय का पाठ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विशेष, ठीक है, विशेष अनुमति के माध्यम से की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है, जो कि उदाहरण के तौर पे दिया कि उस स्थिति में जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, अब ये न्याय की अनियमितता पाई गई है, न्याय की अनियमितता पाई गई है, उस प्रक्रिया में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब न्याय की व्यवस्था आपको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ना आपके केवल आपके विचार पे संबंधित सवाल है ये, है ना, यहाँ विचार से संबंधित सवाल है इसके अंतर्गत, कि जैसे न्याय सत्य, निष्पक्षता और सामंतता का प्रतीक होता है ना, उसका प्रतीक रहा है। व्यक्तिगत प्रतिभा की पहचान न्याय का एक मूलभूत तत्व रहा है। उस संदर्भ में यहाँ केवल सवाल इस एग्जाम्पल को दिया है, और इसी एग्जाम्पल में ये शब्द छुपा हुआ है, एग्जाम्पल में, उस स्थिति में जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ तो विशेष अनुमति के माध्यम से की गई अपील को नियमित अपील नहीं होती है। तो उस प्रक्रिया में आप देख सकते हो कि न्याय की अनियमितता पाई गई, क्योंकि प्राकृतिक उल्लंघन हुआ है, इस वजह से, है ना, इस वजह से ये पार्ट यहाँ पे देखने को मिला, न्याय की अनियमितता। तो विकल्प में आपका 4 जाएगा। उदाहरण में ये सवाल नहीं लिखा, उदाहरण में आपको उसकी मीनिंग को ढूंढना था, है ना, उदाहरण में उसकी मीनिंग को ढूंढना था, और मीनिंग के ही आधार पे इस सवाल को हम लोग सही करते। फिर से सवाल को देखिएगा और समझिए, विशेष अनुमति के द्वारा की गई अपील नियमित अपील नहीं होती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे लिया था कि उस स्थिति में जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ तो उस परिस्थिति में ये चीज़ें देखने को मिला, तो वो न्याय की अनियमितता पाई गई थी, तभी तो प्राकृतिक में उल्लंघन हुआ, है ना,
प्राकृतिक समझ रहे हो ना, जो एक मानव निर्मित होता है एक प्राकृतिक होता है ना, एक मानव एक प्राकृतिक। और एक देखिए और सवाल, सिविल मामलों में अपील करने की विशेष अनुमति उसी स्थिति में दी जाती है जब जब अब ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। अब सवाल को हमें ध्यान में रखना है। कहता है कि जब निचली अदालत लेबर कोर्ट, मतलब निचली अदालत को हम लोग लेबर कोर्ट बोलते हैं, है ना, लेबर कोर्ट कहते हैं हम लोग इसको, प्रस्तुत किए जाने के प्रमाणों का मूल्यांकन करने में विफल रही, तब मतलब सिविल मामलों में अपील करने की विशेष अनुमति उस स्थिति में दी गई कि जब भाई लेबर कोर्ट प्रस्तुत किए गए प्रमाणों का मूल्यांकन करने में विफल होगी, तब कहा कि भैया अपील करके आप उसको जो है अनुमति उसी स्थिति में दे दीजिए, दोबारा जो है उस मामले को देखा जाए। लेबर कोर्ट अपीलकर्ता पारित आदेश से व्यथित हो गया था, ये तो गलत हो गया। अपीलकर्ता पारित आदेश से व्यथित हो गया, परेशान हो गया, मतलब अपील करने की विशेष अनुमति की स्थिति में, है ना, ऐसा बात नहीं है, ये गलत है। न्यायालय लोकहित अपील हो, ये पार्ट देखो, नया सामान्यता अगर हम बात करें तो लोकहित न्याय शामिल हो, तो सिविल मामले में अपील करने की विशेष अनुमति, अपील करने की विशेष अनुमति उस स्थिति में दी जाती है जब सामान्यता लोकहित शामिल हो, जब सभी का कल्याण हो। अब सवाल देखिए, ये सही है विकल्प, क्योंकि जब सार्वजनिक कल्याण शब्द आ जाए, लोकहित की बात आ जाए, तो ये सार्वभौमिकता सत्य के रूप में रखा जाता है। पर्टिकुलर की जब बात हो ही ना इस परिप्रेक्ष्य में, तो आप देख सकते हैं आगे। अच्छा, चौथा ऑप्शन है कि अभियोजन प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, तो ये भी एक प्रकार से गलत हो गया है। फिलहाल हम सवाल देखेंगे। सवाल था कि सिविल मामले में अपील करने की विशेष अनुमति उस स्थिति में दी जाती है जब क्रियाएं बेसिकली किस परिप्रेक्ष्य में हो, सामान्यता लोकहित के लिए हो, है ना, लोकहित के लिए हो। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है पार्ट इस संदर्भ में, विचाराधीन हो गया, फिर मिथ्या हो गया, फिर उसके बाद न्यायालय हो गया, अनुच्छेद मंजूरी हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, विधि संविधान द्वारा अन्यथा अपील का प्रावधान नहीं किया गया, विशेष व्यक्ति का केवल परिषद, ठीक है, अनुसार एग्जाम्पल, फिर उसके बाद इसमें नहीं दिया हुआ क्या सिविल मामलों के बारे में, हाँ लग रहा है इसमें दिया नहीं है, ऐसे मामले केवल यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे किसी मतलब किसी ऐसे मामले में किसी अपील कार्रवाई की जा सके जिसमें विधि संविधान द्वारा अन्यथा उसकी अपील का प्रावधान नहीं किया गया हो, ठीक है। यहाँ देखो केवल हमें ना विचारों से वहाँ पे इस प्रश्न का मीनिंग निकालने के आधार पे था, और मैं आप सबसे कहूँगा कि ये प्रश्न के आधार पे अगर हम बात भी करेंगे, गद्यांश आपने पढ़ लिया, तो उस गद्यांश में क्या चीज़ें दर्शाने का प्रयास किया गया, बताया जा रहा है कि सिविल वगैरह के बारे में या अपील वगैरह के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो वो किस तरीके से सिविल मामले में अपील करने की विशेष अनुमति दी जा सकती है, तो जब बेसिकली लोकहित की बात होगी तब, ठीक है। तो ये गद्यांश का एक मीनिंग निकाला है, एक सारांश निकाल के इस सवाल को दिया, 5वें नंबर का सवाल, ठीक है, पूरे गद्यांश का सारांश निकाल के दिया है यहाँ पर, और उसका अर्थ निकालने की बात की गई, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा इस प्रश्न का, ठीक है। अब उसी तरीके से ये देखो दूसरा सवाल, दूसरा गद्यांश आ गया, अब ये दूसरा गद्यांश है, ठीक है, ये भी पार्ट उसी से संबंधित होगा, आपको गद्यांश पूरा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ केवल आपको करना क्या है कि आप लोगों को प्रश्न पढ़ने हैं और उसके ऑप्शन पढ़ने, फिर उसके बाद गद्यांश पे जाना है। बाजार को संचालित करने वाली शक्तियों से सामाजिक वर्ग यानी क्षेत्र कैसे प्रभावित होता है, ये सवाल है 146 का। तो इस दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं, सरकार का सामाजिक क्षेत्र पर नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र और एक तंत्र है जैसे सार्वजनिक निजी और हिस्सेदारी सामाजिक क्षेत्र में प्रभावित होता है, ये विकल्प आपका सही हो सकता है, क्योंकि बाजार को संचालित करने वाली शक्तियां सामाजिक वर्ग क्षेत्र कैसे प्रभावित होगा, वो इस तरीके से होगा। ये पार्ट यहाँ पे लिखा है कि एक निजी क्षेत्र का तंत्र है जिसमें सार्वजनिक निजी और हिस्सेदारी सामाजिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। विदेशी धन को क्रमशः कम करना, अब भाई ये तो निगेटिव पॉइंट है, विदेशी धन को हमें बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। बाजार का सामाजिक क्षेत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल देखो बाजार का सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत। बचे हैं 2 ऑप्शन, अब इसके आधार पे आप यहाँ पे गद्यांश में इस प्रश्न के उत्तर को भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, तर्क के माध्यम से। चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। सवाल है कि बाजार को संचालित करने वाली शक्तियों से सामाजिक वर्ग यानी क्षेत्र कैसे प्रभावित हुआ, है ना, बाजार को।
अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यह समझने पर जरूरी है कि सामाजिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों का पिछड़ा वर्ग क्यों रहा है ना। फिर उसके बाद भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र में अपनी शक्तियों का मानवतावादी मूल्यों को ग्रहण किया, जिसमें धार्मिक दर्शन से जुड़ी हुई सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य को जरूरतमंद लोगों के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसे बाजार और सरकार दोनों व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डाल दिया जाता है और इस प्रकार के सामाजिक क्षेत्र सरकारी अनुदान की तुलना निजी दान और विदेशी दान पर निर्भर हो गया है। CSR है ये, कॉर्पोरेट सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निधि के लिए दायित्व जो है अधिक दबाव के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रम को अपनाता है। ठीक है, देखो यहाँ सवाल आपको ना ये क्या है कि आपको गद्यांश बेसिकली क्या कर रहा है कि पढ़ के आपको जवाब देने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि आपको पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे जवाब देने के दृष्टिकोण में जिक्र किया गया है। तो बाजार एक सामाजिक वर्ग को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है? निजी क्षेत्र का एक तंत्र के रूप में, सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के रूप में, सामाजिक क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो विकल्प जो बनेगा ये आपका सेकंड वाला सही माना जाएगा इस सवाल में। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखें, दूसरा सवाल में देखेंगे, सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण उत्तरदायित्व में कम सहभागिता क्या प्रभाव डालती है? कम, है ना। तो सार्वजनिक और निजी भागीदारी, ठीक है, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के रूप में कल्याण कार्यक्रम निजी क्षेत्रों में चले गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। सामाजिक कल्याण उत्तरदायित्व को कम सहभागिता का क्या परिणाम है? जो सार्वजनिक क्षेत्र था, जैसे जो सरकारी चीज़ें थी, वो आजकल पैसे कमाने के चक्कर में निजी भागीदारी पर चली गई हैं, प्राइवेट हो गई हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एक प्रकार का सहभागिता का परिणाम रहा है, कम सहभागिता का परिणाम रहा है। और ये विकल्प सही रहेगा आपका पहला वाला, है ना। यहाँ पर पहला वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में सामाजिक क्षेत्र के विकास के पिछड़ने का क्या कारण रहा? सामाजिक क्षेत्र का जो विकास है भारत में, पिछड़ने का क्या रीज़न रहा है? ये विकल्प हमें ढूंढने का प्रयास करना है। सामाजिक कल्याण में कार्यक्रमों में रुचि ना रखना, बाजार और सरकार के द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र के हाशिए पर पहुंच जाना। ठीक है, देखिए, अपने मतलब की क्रियाओं पर कार्य करना, हाशिए पर पहुंचना दर्शाता है। ठीक है, बाजार और सरकार का द्वारा, अपने मतलब का हो गया अपने स्वैच्छिक हितों के बारे में बात करना। तो रीज़न क्या रहा कि वो सामाजिक क्षेत्र विकास के पिछड़ने का कारण क्या रहा? तो विकल्प ये आपका पहला, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, CSR जो है कोष पर अत्यधिक निर्भर हो जाना। ये कोई चीज़ अत्यधिक निर्भर होगा तो पॉजिटिव होगा, फायदा होगा, नुकसान थोड़ी ना होगा। CSR है ना। भारत और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को अधिग्रहित करना, तो कार्यक्रम भी ये भी बेनिफिट ही होगा, फायदा ही होगा। ठीक है, विकास पिछड़ा थोड़ी जाएगा। पहला वाला बन सकता था कि सामाजिक कल्याण में कार्यक्रम सरकार की रुचि अगर कम होगी तो हो सकता है कि भाई विकास थोड़ा पीछे रह जाए। तो उससे बढ़िया ऑप्शन ये है कि बाजार और सरकार के द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र में हाशिए पर पहुंच जाना, अपने मतलब की क्रियाओं पर रहना, या पीछे के दृष्टिकोण में जिक्र करना, उस दृष्टिकोण में इसको रखा गया है। तो दूसरा वाला विकल्प सही माना जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैनिपुलेट करने वाली क्रियाओं को लेकर, तो मैनिपुलेट करने का ही एक प्रकार से ये पार्ट रहा है दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, मार्जिनिंग की बात करता है, मार्जिनिंग की, है ना, मार्जिनिंग की, दूसरा ऑप्शन मार्जिनिंग की बात करता है। और उसके बाद भारत में सामाजिक कल्याण व्यवस्था को स्वैच्छिक क्षेत्र में क्या भूमिका रही है? भारत की सामाजिक कल्याण में, है ना। तो देखो, भारत की सामाजिक कल्याण व्यवस्था में स्वैच्छिक का मतलब था वॉलेंटरी एजेंसी, एक प्रकार से NGO की क्षेत्र क्या भूमिका रही है? इसके पास ऐसी मानवीय गुणों की शक्ति है जिनके जड़े धार्मिक दर्शन में हैं। तो स्वैच्छिक संगठन की भूमिका यही रही है भाई भारत में, तो है ना। देखो, आर्थिक सहायता अनुदान प्राप्त करना नहीं होता है सरकार का, CSR के कोष को संचालित करना भी नहीं होता है, विदेशी धन पर आश्रित होना, विदेशी धन पर निर्भर ही हो जाओ पूरा का पूरा। तो भारत में ये जो है स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका नहीं, स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका अलग होती है। ये तो दूसरा वाला गवर्नमेंट की ही है, तीसरा वाला भी गवर्नमेंट की है, चौथा वाला गवर्नमेंट की है। और पास में मानवीय गुणों की शक्ति और उसके जड़े जो है धार्मिक दर्शन में है, वो भारत की समाज कल्याण व्यवस्था के रूप में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका बन जाएगी। तो यहाँ पर ना चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है पहला वाला, तो पहले वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे कर भी सकते हो कि ये पहला वाला विकल्प ही यहाँ पर आपका सही जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, समाज क्षेत्र में CSR का मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व पर बढ़ते दबाव का क्या प्रभाव हो सकता है? बताइए, सामाजिक क्षेत्र में जो CSR
पर बढ़ते दबाव हैं, उसका क्या कारण या क्या प्रभाव बेसिकली देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ ना निजी दान संस्थान और विदेशी दान पर आर्थिक निर्भरता, सॉरी अधिक निर्भरता, आर्थिक नहीं होगा, अधिक निर्भरता, सीएसआर पर बढ़ते दबाव का ये प्रभाव बन सकता है ना। तो ये पार्ट बनेगा। सुधार भी पॉजिटिव शब्द हो जाएगा। कमी बेसिकली जो सरकारी सहयोग की कमी, ये पार्ट नहीं है इसका। बढ़ते दबाव का प्रभाव ये नहीं है। और ना ही यहाँ पे सामाजिक संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाना। तो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट आपका सही रहेगा इस प्रश्न का। तो ये था प्रश्न मैंने जो अभी आप लोगों को करवाए हैं यहाँ पर यूजीसी नेट सोशल वर्क के, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा का पूरा हो गया फिनिश। अब हम लोग ना, आज समय भी हो गया है, हम लोग अब बात करेंगे कल की क्लास में ये वाले पार्ट में व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में। आपके सामने नीचे पीडीएफ है और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ, उसके कार्य भूमिका और वर्तमान स्थिति के बारे में, ठीक है। और ये वही पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे NASW, इसके संदर्भ में भी आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 8 जनवरी को, ये भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। आपको बताया जाएगा इसमें। तो कल क्लासेस बेसिकली ऑफ है। कल रीज़न ये है ऑफ होने का कि दिल्ली में इलेक्शन है कल, ठीक है। और उस क्रिया में बेसिकली जो है क्लासेस कल ऑफ रहेगी, ठीक है। तो कल ऑफ रहेगी, परसों आप लोगों की क्लास चलेगी, यानी गुरुवार को, ठीक है। सर KGMU का सर